17 मई 1498 ईस्वी को यूरोप से आए कुछ नाविकों ने भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पर पहली बार अपना कदम रखा। मानो इन नाविकों के भारत भूमि पर कदम रखते ही भारत के इतिहास ने एक नई करवट ली और भारत का इतिहास कुछ अलग ढंग से लिखा जाने लगा। 17 मई भारत के इतिहास का वो दिन था जब यूरोपियन समुद्री नाविक और खोजकर्ता वास्को डी गामा ने पहली बार भारत की खोज की। अब यह बात सबको खटक रही होगी कि भारत का इतिहास हजारों साल पहले शुरू होता है, जहां दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, जहां मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुस्लिम वंश आदि वंशों के राजाओं ने कई शतकों तक भारत पर राज किया। फिर भारत की खोज 17 मई 1498 ईस्वी को हुई, ऐसा क्यों कहा जाता है? आपको बता दें कि भारत पर जितने भी आक्रमण हुए और भारत के साथ जितने भी व्यापार विदेश से हुए, वो सब जमीनी रास्तों से, खासकर सिंध प्रांत से हुए। भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर हो, मंगोल हो या फिर चाहे मुस्लिम शासक हो, इन सभी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण जमीनी रास्ते से, खासकर सिंध प्रांत से किया। लेकिन पहली बार कोई विदेशी समुद्र के रास्ते भारत आया, जिसे वास्तव में भारत की खोज कहा गया। प्राचीन काल में भारत सबसे ज्यादा कृषि उत्पादों के लिए, खासकर मसाले और कपास के लिए प्रसिद्ध था। दुनिया भर में इन उत्पादों की मांग सबसे ज्यादा होने के कारण अरब तथा यूरोप में भारत के साथ व्यापार करने के लिए हमेशा होड़ लगी रहती थी। लेकिन यूरोप के पास कोई व्यापारी मार्ग नहीं था। जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यापारी मार्ग था वो अरब देशों से होकर गुजरता था और काफी लंबा और खतरों से भरा हुआ था। उस पर अरब व्यापारियों का कब्जा था और वे उसका इस्तेमाल यूरोप वालों को नहीं करने देते थे। अरब व्यापारी इस स्थलीय मार्ग से भारत आकर भारत से सामान लेकर जाते थे और उस माल को मोटे मुनाफे में यूरोप में बेचते थे। आपको बता दें, भारत की धन संपदा की चर्चा पूरे विश्व में होती थी, जिस कारण हर कोई भारत आकर व्यापार करना चाहता था। जब भी यूरोप वासी भारत की दौलत के बारे में सुनते थे तो वो भी भारत में व्यापार करने आना चाहते थे, लेकिन जमीनी मार्ग पर अरब व्यापारियों का कब्जा होने के कारण वे उन्हें उसका इस्तेमाल नहीं करने देते थे। जिसके बाद यूरोप ने व्यापार मार्ग की समस्या को खत्म करने के लिए समुद्री रास्ते के जरिए भारत की खोज करने की सोची। इसके बाद शुरू हुआ भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग खोजने का अभियान। शुरुआत में यूरोप वासियों को कई सालों तक प्रयास करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर कई सारी धारणाएं प्रचलित थी। यूरोप के लोगों का मानना था कि समुद्र में नाव को ज्यादा दूर तक नहीं ले जाया जा सकता है, क्योंकि नाव समुद्र के अंतिम छोर तक पहुंच जाएगी और अंत में वह समुद्र में डूब जाएगी। इस धारणा के कारण नाविक समुद्र में अपनी नाव को ज्यादा दूर तक नहीं ले जाते थे। इसके अलावा यूरोप में एक और धारणा यह थी कि समुद्र के मध्य में एक बहुत बड़ा समुद्री राक्षस रहता है, जो वहां उसके इलाके में आने वाले नाव को समुद्र में डुबो देता है। लेकिन फिर एक बार 1460 में यूरोप के पुर्तगाल में जन्मे वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री रास्ते की खोज की, जिसके बाद यूरोप और भारत के बीच व्यापार करने का एक नया दौर शुरू हुआ। इसके बाद पुर्तगाल की गद्दी पर राजा जॉन के बाद बैठे राजा हेनरी ने उत्तर और पश्चिम में कई समुद्री यात्रियों को खोज करने के लिए आर्थिक सहायता एवं संरक्षण प्रदान किया, जिस वजह से पुर्तगाल के कई नाविक व्यापार के लिए नए इलाकों एवं स्थानों की खोज करने लगे। इनमें से ज्यादातर नाविक राजा द्वारा खोजी अभियान के लिए भेजे जाते थे। राजा द्वारा ऐसा ही एक अभियान डियाज नामक नाविक के नेतृत्व में सन 1487 में अफ्रीका का चक्कर लगाने के लिए भेजा था। डियाज पहला यूरोपियन नाविक था जो अफ्रीका के दक्षिण में उत्तर माशा अंतरीप तट के पार गया था, लेकिन आगे भयंकर समुद्री तूफान के कारण वह आगे नहीं बढ़ सका और वहां से वापस अपने राज्य लौट आया। लेकिन उसके इस यात्रा से राजा हेनरी को यह एहसास हुआ कि अफ्रीका का दक्षिणी कोना दुनिया का अंतिम कोना नहीं है और दुनिया उसकी सोच से काफी बड़ी है। इस खोज के बाद पुर्तगाली राजा मैनुअल की भारत के प्रति दिलचस्पी और बढ़ी। आखिरकार उसने भारत की खोज के लिए 4 जहाजों और 170 नाविकों का एक दल बनाया, जिन्हें समुद्र के रास्ते भारत की खोज करनी थी। इस दल के कप्तान के तौर पर राजा मैनुअल ने वास्को डी गामा को चुना। वास्को डी गामा को दल का कप्तान चुनने पर दल के बाकी सदस्य काफी चौंक गए थे, क्योंकि वास्को डी गामा को आसपास की लड़ाइयों के अलावा किसी भी बड़े मिशन का अनुभव नहीं था। लेकिन राजा का विश्वास पात्र होने के कारण राजा ने वास्को डी गामा को 4 जहाजों और 170 नाविकों के दल का कप्तान चुना था। राजा मैनुअल ने इन 170 लोगों में
कई ऐसे लोगों को मिशन के लिए नियुक्त किया जो इस मिशन को पूरा करने का दम भरते थे, जैसे अल्फोंसो। यह व्यक्ति अफ्रीका के कांगो में कई सालों तक निवास कर चुका था, जिस वजह से यह अफ्रीकी भाषा समझ और बोल सकता था। मार्टिन्स, यह व्यक्ति मोरक्को की जेल में सजा काट चुका था, जिस वजह से यह अरबी भाषा बोल और समझ सकता था। इसके अलावा राजा ने और भी कुछ लोगों को इस मिशन के लिए चुना था, जो खतरनाक स्थलों पर जानकारी निकालने में और अपने साथियों के लिए अपनी जान दांव पर लगाने का दम रखते थे। प्रत्याशित रूप से कोई भी महिला इस मिशन में शामिल नहीं थी। आखिरकार भारत की खोज के लिए बना यह खोजी दस्ता 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपने यात्रा के लिए रवाना हुआ। वास्को डी गामा खुद 200 टन वजन वाले सैंक्रेबियल नामक जहाज पर सवार हुआ और उनका छोटा भाई पाओलो डी गामा सेंट्राफिल नामक जहाज पर। वास्को डी गामा अपने साथ पत्थरों के स्तंभ भी लेकर अपने राज्य से निकला था, जिसका इस्तेमाल वो अपने मार्ग को चिन्हित करने के लिए करता था। वो इन स्तंभों को मार्ग में मिले महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाते हुए आगे बढ़ता था। इसके अलावा वास्को डी गामा अपने सफर का नक्शा भी बना रहा था, ताकि वापसी के वक्त कोई परेशानी ना हो। केप वर्डे द्वीप से 3 अगस्त को निकलने के बाद वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरीप की तरफ बढ़ा। इस स्थान को केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण सिरे का अंतिम स्थान है, जहां से एशिया जाने का रास्ता खुलता है। इस स्थान के बारे में वास्को डी गामा ने सुना था कि केप वर्डे द्वीप से आगे निकलने पर एक तेज तूफानी हवा खुले अटलांटिक महासागर में नाविकों को मिलती है, जो जहाजों को तेजी से उत्तमाशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप स्थान की तरफ ढकेलती है। इसलिए वास्को डी गामा ने अपने दल को पूर्व की ओर मुड़कर अफ्रीका के किनारे किनारे साथ चलने के बजाय खुले समुद्र में दक्षिण की ओर चलने को कहा। इसके बाद वास्को डी गामा और उसका दल कई दिनों तक खुले समुद्र में सफर करता रहा। फिर तारीख 1 नवंबर को वे सभी किनारे पर पहुंचे। यह किनारा उत्तमाशा अंतरीप से करीब 150 किलोमीटर पहले मिला था। इस स्थान पर वास्को डी गामा और उसका दल करीब 15 दिनों तक रुका। यहाँ पहुंचने पर उन्होंने अपने जहाजों की मरम्मत की, खाने पीने की चीजों का बंदोबस्त किया और यहीं उन्होंने करीब 15 दिन बिताए। इस स्थान के बारे में वास्को डी गामा के वृत्तांतकार ने लिखा है कि उन्होंने इस स्थान पर कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनके चमड़ी का रंग भूरा था। वे सिल, व्हेल या हिरन का मांस खाने वाले लोग थे। वे अपने साथ हमेशा कुत्तों को लेकर चलते थे। उनके कपड़ों के बारे में वृत्तांतकार ने बताया कि वे लोग चमड़े के वस्त्र धारण करते थे। इस स्थान पर लगभग 15 दिन बिताने के बाद वास्को डी गामा अपने दल के साथ 16 नवंबर को उत्तमाशा अंतरीप की ओर रवाना हुआ। लगभग 1 सप्ताह तक समंदर में सफर करने के बाद वास्को डी गामा और उसके साथी 22 नवंबर को उस स्थान पर पहुंचे जहां शायद कोई आज तक पहुंच पाया था। इस उत्तमाशा अंतरीप पर पहुंचने के बाद वास्को डी गामा ने यह महसूस किया कि उसका भारत तक मार्ग खोजने का सपना जल्द हकीकत बन जाएगा। इस उत्तमाशा अंतरीप पर पहुंचने के बाद वास्को डी गामा और उसके साथियों का स्थानिक लोगों ने जमकर विरोध किया। अंत में उनकी झड़प वहां के स्थानिक लोगों से हुई और वास्को डी गामा को जीत मिली। इस स्थान पर वास्को डी गामा ने अपने जहाजों की मरम्मत की और वो वहां से 7 दिसंबर को अपने आगे के सफर के लिए निकला। उत्तमाशा अंतरीप के आगे वास्को डी गामा को एक और तट मिला। इस तट के पास वो क्रिसमस के मौसम में पहुंचा था, इसलिए उस तट का नाम वास्को डी गामा के एक कर्मी दल ने नेटाल रखा। नेटाल एक पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ क्रिसमस होता है। यह नाम आज भी उस स्थान के लिए प्रचलन में है। जनवरी तक ये सभी लोग नेटाल के आगे वाले एक तटीय क्षेत्र मोजाम्बिक पहुंचे, लेकिन इस स्थान पर भी वास्को डी गामा को भारी विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि मोजाम्बिक यह स्थान हिंद महासागर में व्यापार नियंत्रण का महत्वपूर्ण स्थान था, जिस पर अरब व्यापारियों का कब्जा था। जब वास्को डी गामा अपने दल के साथ वहां पहुंचा तो वहां के स्थानिक लोगों ने शुरुआत में उनकी काफी मदद की, क्योंकि उन्हें लगा कि वास्को डी गामा और उनके साथी मुसलमान हैं। वहां के स्थानिकों के इस भूल का फायदा वास्को डी गामा और उसके साथियों को काफी हुआ। उन्होंने वहां अपना पड़ाव डाला, अपने जहाजों की मरम्मत की। वास्को डी गामा ने किनारे पर खड़े 4-5 ऐसे जहाज देखे जो सोना, चांदी और मसालों से लदे हुए थे। वास्को डी गामा की मुलाकात इसी स्थान पर एक ऐसे स्थानिक से हुई जो कभी कभार भारतीय समुद्री तटों की यात्रा किया करता था। इससे वास्को डी गामा को विश्वास हुआ कि वह जिस मार्ग से भारत की खोज कर रहा है वह सही मार्ग है। इससे उनका हौसला और बढ़ा। लेकिन एक दिन जैसे ही स्थानिकों को यह पता चला कि वास्को डी गामा एक यूरोपियन नाविक है और वह मुसलमान नहीं है, तो वहां के स्थानिक काफी क्रोधित हो उठे।
वास्को डी गामा और उसके साथियों को बंदी बनाने के लिए आगे आए, लेकिन वास्को डी गामा अपने सूझबूझ के चलते अपने सभी साथियों के साथ वहां से सुरक्षित बच निकला। मोजाम्बिक से भाग निकलने के बाद वास्को डी गामा और उसका दल केन्या की ओर गया। 7 अप्रैल 1498 को वे केन्या के मोम्बासा शहर पहुंचा, जहां पे वो कुछ गोरे लोगों से मिला जो ईसाई थे। उनसे वास्को डी गामा को पता चला कि मोजाम्बिक का सुल्तान उसे पकड़ने की योजना बना रहा है। जैसे ही यह खबर उसे पता चली, वो मोम्बासा से जल्दी ही अपने दल के साथ वहां से भी भाग निकला। मोम्बासा से भाग निकलने के बाद वास्को डी गामा समंदर में बिना किसी जानकारी के सफर करने लगा। कुछ दिन समंदर में सफर करने के बाद वास्को डी गामा को रास्ते में एक छोटी नाव मिली, जिस पर 4 लोग सफर कर रहे थे। वास्को डी गामा ने उनसे भारत जाने का रास्ता पूछा, जिसके बाद नाव में सवार एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स ने उन्हें बताया कि उन्हें आगे मिलिंदा नामक एक तट मिलेगा, जहां पर कुछ भारतीय नाविक रहते हैं। अपने पास दूसरा कोई चारा न होने के कारण वास्को डी गामा को उस मुस्लिम शख्स पर भरोसा करना पड़ा और वो सीधे मिलिंदा तट की तरफ रवाना हुए। मिलिंदा तट पर पहुंचने के बाद वास्को डी गामा की मुलाकात कुछ भारतीय नाविकों से हुई। उनसे मिलकर वास्को डी गामा को काफी अच्छा महसूस हुआ, इसलिए वो उसी तट पर कुछ दिन रुके रहे, जहां उसने अपने जहाजों की दोबारा मरम्मत की। इसी तट पर वास्को डी गामा की मुलाकात एक ऐसे भारतीय गुजराती नाविक से हुई जो भारत जाने का रास्ता जानता था। अपने पास दिशाओं का जानकार और निदेशक न होने के कारण वास्को डी गामा ने उस भारतीय गुजराती नाविक को ही अपने दल के साथ काम पर रखा, जो वास्को डी गामा के दल का आगे नेतृत्व करने वाला था। इसके बाद अगले 20 दिनों तक हिंद महासागर में सफर तय करने के बाद उस गुजराती नाविक ने वास्को डी गामा को भारत के कालीकट बंदरगाह पर 17 मई 1498 को पहुंचा दिया। भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने के बाद कालीकट के राजनयिक ने वास्को डी गामा को मिलने का न्योता भेजा, लेकिन वास्को डी गामा को सफर में इतनी बाधाएं मिली थी कि अब उसे किसी पर भी विश्वास नहीं रहा। वो भारतीयों को भी अपना दुश्मन ही मानता था। लेकिन कुछ दिन कालीकट के स्थानिक लोगों के बीच में बिताने के बाद उसे लगा कि भारतीय लोग बुरे नहीं हैं, जैसा कि वो समझ रहा था। बाद में वो राजनयिक से मिलने उनके दरबार गया, जहां उनका भारी स्वागत हुआ। वास्को डी गामा ने भारत में लगभग 3 महीने बिताए। इन 3 महीनों में उन्होंने भारत से जुड़ी काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की और उसे लेकर वो अपने देश लौट गया। लौटते समय कालीकट के राजनयिक ने उसे एक पत्र भी दिया, जो मलयालम भाषा में लिखा हुआ था और उसमें राजा के नाम संदेश था। संदेश लिखा हुआ था कि वास्को यहाँ आया था। 18 सितंबर 1498 को वास्को डी गामा लिस्बन लौटा। इस 2 साल के सफर में वास्को डी गामा ने लगभग 38,600 किलोमीटर की लंबी समुद्री यात्रा की। इतने बड़े लंबे सफर के दौरान उसके कई साथी थक बीमार पड़ गए, तो वहीं कुछ यात्रा के दौरान मारे गए। जब वास्को डी गामा अपने राज्य से लगभग 2 सप्ताह की दूरी पर था, तभी उसका भाई और एक साथी बीमार पड़ा और रास्ते में ही मर गया। जिसके बाद वास्को डी गामा ने अपने बाकी जहाजों को लिस्बन लौटने को कहा और वो पीछे अपने भाई का दाह संस्कार करने के लिए रुका। अपने भाई का दाह संस्कार करने के बाद वास्को डी गामा भी लिस्बन शहर पहुंचा, जहां उनका बड़े जोश के साथ स्वागत हुआ। वास्को डी गामा के इस साहसिक यात्रा की चर्चा पूरे यूरोप में होने लगी। हर कोई अब वास्को डी गामा को पहचानने लगा था। इसके बाद उसके द्वारा खोजे गए रास्तों से यूरोप के सभी देशों ने अपने अभियान भारत भेजे और वो सफल भी हुए। इस खोज के 1 दशक बाद भारत यूरोपियन देशों की कॉलोनी बनता गया और आगे भारत के साथ क्या हुआ यह तो सब जानते हैं।